नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम कॉमर्स की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। इसमें आपको कॉमर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, नाम मात्र का खाता चुनिए। बताइए इसमें से ऐसा कौन सा खाता है जो नाम मात्र खाते के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी खाता। मजदूरी खाता जो होता है वो हमारा नाम मात्र खाता के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। दोहरा लेखा प्रणाली के आविष्कारक निवासी थे। जिन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किया था वो कहाँ के निवासी थे। आंसर करिएगा सभी लोग। जिन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किया था वो इटली के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अग्रदाय पद्धति शब्द का संबंध है। अग्रदाय पद्धति का संबंध है, बताइए किससे संबंध है। क्वेश्चन नंबर 53 आंसर कीजिएगा सभी लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु रोकड़ बही। अग्रदाय पद्धति शब्द का संबंध लघु रोकड़ बही से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोकड़ बही के कितने भेद होते हैं, बताइएगा। आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 54 का, रोकड़ बही के कितने भेद होते हैं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोकड़ बही के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, रोकड़ बही के भेद हैं। अभी आपको बताया गया ना रोकड़ बही के कितने भेद होते हैं, तो रोकड़ बही के 3 भेद होते हैं। तो अब आप इसमें उसका नाम भी देख लीजिए कि रोकड़ बही के जो जो भेद हैं उनका नाम क्या है। सबसे पहला जो है वो साधारण रोकड़ बही, दूसरा जो है वो छूट जाने वाली रोकड़ बही, और तीसरा जो है वो 3 खानों वाली रोकड़ बही। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, नीचे दिए गए समीकरण में कौन सा अधिक शुद्ध है। इसमें आपको बताना है कौन सा अधिक शुद्ध है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा शुद्ध है। आंसर करिएगा सभी लोग। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पूंजी इक्वल टू संपत्ति माइनस दायित्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा चालू दायित्व तो नहीं है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 का सभी लोग। निम्न में से कौन सा चालू दायित्व तो नहीं है।
बताइएगा सभी लोग। आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 59, चालू दायित्व तो नहीं है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोगी दायित्व। जो संयोगी दायित्व है ये चालू दायित्व तो नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अल्पकालीन विनियोग है, क्वेश्चन नंबर 60 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। अल्पकालीन विनियोग है, क्या होता है? अल्पकालीन विनियोग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोषागार विपत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अल्पकालीन विनियोग जो होता है वो कोषागार विपत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, एक फर्म के लिए किसके द्वारा वित्त व्यवस्था करना एक प्रतिबंध के समान है? बताइएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का सभी लोग। एक फर्म के लिए किसके द्वारा वित्त व्यवस्था करना एक प्रतिबंध के समान है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, केवल फर्म के लाभों में सम्मिलित साझेदार को क्या कहते हैं? बताइएगा सभी लोग। केवल फर्म के लाभों में सम्मिलित जो साझेदार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो फर्म के लाभों में सम्मिलित साझेदार होते हैं उन्हें अवयस्क साझेदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवयस्क साझेदार। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ख्याति अपलिखित की गई है एक व्यवहार है जो, क्या है? एक व्यवहार क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 का सभी लोग आंसर करते हुए चलिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, गैर कोष मद है वह संचालन लाभों में जोड़ी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। संचालक मंडल की सभा कम से कम होनी चाहिए, कितने माह तक होनी चाहिए? आंसर करिएगा सभी लोग। जो संचालक मंडल की सभा होती है वो कम से कम कितने माह की होनी चाहिए? तो संचालक मंडल की कम से कम जो माह होनी चाहिए वो प्रति 3 माह के बाद, मतलब एक साल में 4 बार और हर तीसरे महीने एक सभा होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 हमारा क्या कह रहा है? एक कंपनी की सभा में मतदान निम्न प्रकार से हो सकता है। बताइए, एक कंपनी में जो मतदान होता है वो किस प्रकार से हो सकता है? आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 67, मतपत्रों द्वारा, हाथ उठाकर या आवाज़ द्वारा? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। आप एक कंपनी की सभा में जब मतदान करते हैं तो आप चाहे मतपत्र दें या हाथ उठाएं या आवाज़ दें, ये सभी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एक कंपनी का संपादन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 68 का,
एक कंपनी का संपादन किया जा सकता है स्वेच्छा से, न्यायालय के आदेश के द्वारा, न्यायालय की देखरेख के द्वारा, या फिर ये सभी। आंसर करिएगा सभी लोग। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में वाक्यांश होते हैं, बताइए कितने वाक्यांश होते हैं। आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 69 का। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। एक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में 6 वाक्यांश होते हैं। ठीक है, कितने वाक्यांश होते हैं? 6 वाक्यांश होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? आंसर करिए कभी सभी लोग क्वेश्चन नंबर 70 का। एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? आंसर करिए सभी लोग इसका। 2 सदस्य होने चाहिए, 7 सदस्य होने चाहिए, 20 सदस्य होने चाहिए, या फिर 50 सदस्य होने चाहिए? कितने सदस्य होने चाहिए? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्य। एक सार्वजनिक कंपनी जो होती है उसमें मिनिमम 7 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। समुद्र तल से मछली पकड़ना किस उद्योग में आता है? आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 71 का। क्या हो जाएगा? संयोजन उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, निर्माणी उद्योग, जननिक उद्योग। क्या हो जाएगा? आंसर करिएगा सभी लोग। दोस्तों समुद्री तल में मछली पकड़ना निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जहाज निर्माण कार्य किस समूह में सम्मिलित है? आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 72 का। जहाज निर्माण कार्य किस समूह में सम्मिलित है? दोस्तों ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजन उद्योग में। जहाज निर्माण का जो कार्य समूह होता है वो संयोजन उद्योग में सम्मिलित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय बैंक का दूसरा नाम है, बताइए क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर करिए सभी लोग। प्रांतीय सभा का दूसरा नाम है। प्रांतीय सभा का दूसरा क्या नाम होता है, बताइए सभी लोग। दोस्तों प्रांतीय सभा का जो दूसरा नाम होता है उसको हम कहते हैं शीर्ष बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्यवसाय की सफलता के मूल मंत्र हैं, बताइए व्यवसाय के सफलता के मूल मंत्र क्या होते हैं? कठिन परिश्रम, व्यावसायिक शिक्षा, ईमानदारी, या फिर ये सभी? आंसर करिए सभी लोग। तो दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा कठिन परिश्रम भी होता है, व्यावसायिक शिक्षा भी होती है, ईमानदारी भी होता है, इसलिए हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत में नोट निर्गमन व्यवस्था आधारित है, बताइए भारत में नोट निर्गमन व्यवस्था किस पर आधारित है? आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 75 का।
तो जो भारत में नोट निर्गमन की व्यवस्था होती है उसे न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोर्चाबंदी का कार्यनीति किस प्रबंध का मोर्चाबंदी या कार्यनीति किस प्रबंध कार्य का भाग होता है? बताइए, आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 76 का। जो मोर्चाबंदी या कार्यनीति किस प्रबंध कार्य का भाग होता है? आंसर करिए सभी लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, योजना निर्माण। ठीक है, योजना निर्माण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आवश्यकताओं के लक्षणों के कुछ अपवाद हैं, बताइए क्या अपवाद हैं? आवश्यकता के जो लक्षण होते हैं उसके अपवाद होते हैं कुछ, बताइए क्या अपवाद हैं? साधु संतों की आवश्यकताएं असीमित ना होकर सीमित होती हैं, या फिर शान शौकत एवं प्रदर्शन की आवश्यकता कभी संतुष्ट नहीं होती है, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करिए सभी लोग। दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर करिए सभी लोग। क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आंसर करिए सभी लोग। 78 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुस्टव कैसल ने। किसने? गुस्टव कैसल ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रबंध में मानवीय दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 79 का। प्रबंध में मानवीय दृष्टिकोण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो दोस्तों ये हमारा एल्टन मेयो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक कार्यालय का अर्थ है, बताइए एक कार्यालय का क्या अर्थ होता है? आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 80 का। एक कार्यालय का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी गतिविधियों का नाड़ी केंद्र होता है। एक कार्यालय जो होता है वो सभी गतियों का नाड़ी केंद्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पूर्वानुमान का आधार बनाने वाली सूचनाएं होती हैं, बताइए क्या होती हैं? पूर्वानुमान का आधार बनाने वाली सूचनाएं होती हैं, क्या होती हैं? आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 81 का। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। पूर्वानुमान का आधार बनाने वाली जो सूचनाएं होती है वो आंतरिक भी होती हैं और बाहरी भी होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एकल व्यवसाय में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? बताइए एकल व्यवसाय में महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? आंसर करिए सभी लोग। दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र निर्णय। क्या? स्वतंत्र निर्णय। एकल व्यवसाय में महत्वपूर्ण होता है स्वतंत्र निर्णय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 83 आवधिक पूर्वानुमान प्रभावित होते हैं। बताइए किससे प्रभावित होते हैं? आवधिक पूर्वानुमान प्रभावित होते हैं, किससे प्रभावित होते हैं? आंसर करिए सभी लोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समंकों की प्रकृति से भी होते हैं, अर्थव्यवस्था की मंदी से भी होते हैं और अर्थव्यवस्था की तेजी से भी होते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस व्यक्ति को साझेदार नहीं बनाया जा सकता? बताइए किस व्यक्ति को जो है किसी कंपनी में साझेदार नहीं बनाया जा सकता है? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 84 का सभी लोग। दोस्तों इसमें हो जाएगा ये सभी, क्योंकि जो 18 साल से कम होगा वो अवयस्क होगा, तो वो भी कंपनी का साझेदार नहीं बन सकता है। और जो हमारा बी है एक पागल व्यक्ति, और पागल व्यक्ति को भी हम नहीं बना सकते हैं, और एक निगम को भी नहीं बना सकते हैं। इसलिए जो किसी व्यक्ति को साझेदार नहीं बना सकते हैं, तो इसमें तीनों राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसमें हमारा ये सभी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विदेशी व्यापार को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, किया गया है? आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 85 का सभी लोग आंसर करिए। विदेशी व्यापार को कितने भागों में विभाजित किया गया है? दोस्तों विदेशी कंपनी जो है उसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नियंत्रण के फैलाव की विचारधारा का विकास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? आंसर करिए सभी लोग। नियंत्रण के फैलाव की विचारधारा का विकास निम्न में से किसके द्वारा किया गया? बताइए। दोस्तों इसका हमारा आंसर सी ग्रेकुनास हो जाएगा। ठीक है, नियंत्रण के फैलाव की विचारधारा का विकास ग्रेकुनास के द्वारा की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक हैं। बताइए कौन है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक? कौन है? आंसर करिएगा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 87 का। तो दोस्तों वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक हैं वो हमारे F.W. टेलर। ठीक है, कौन है? F.W. टेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टाफिंग का कार्य है। बताइए क्या है स्टाफिंग का कार्य? क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर करिए सभी लोग। दोस्तों स्टाफिंग का कार्य होता है भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, कार्य पर नियुक्त करना। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैस्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा के अनुसार आवश्यकता के कितने स्तर हैं? बताइए। आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 89 का। मैस्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा के अनुसार आवश्यकता के कितने स्तर हैं? आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 89 का। दोस्तों 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर? 4। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या कह रहा है? उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक का आविष्कार किया। बताइए किसने आविष्कार किया था? उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध तकनीक का आविष्कार किया गया, किसके द्वारा किया गया?
आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 90 का। तो दोस्तों, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक का जो आविष्कार है अल्फ्रेड स्लोन ने सन 1950 ईस्वी में किया था। कब किया था? सन 1950 ईस्वी में। किसके द्वारा? अल्फ्रेड स्लोन के द्वारा। कितनी ईस्वी में? सन 1950 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से पूंजी की विशेषता है, बताइए क्या होती है? पूंजी की विशेषता क्या होती है? आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 91 का। दोस्तों, इसमें हमारा आंसर सी हो जाएगा। पूंजी से आय प्राप्त होती है। ठीक है, पूंजी की विशेषता जो है, पूंजी की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि जब पूंजी लगाएंगे तो हमको उससे आय प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है? अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है? आंसर करिए सभी लोग। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है, बताइए, आंसर करिए सभी लोग। दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, यही अवमूल्यन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्यालय का मुख्य कार्य है, बताइए कार्यालय का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर करिए सभी लोग। कार्यालय का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? आंसर करिएगा सभी लोग। दोस्तों, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं उनका उपयोग करना कार्यालय का मुख्य कार्य होता है। क्या होता है? अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं उनका उपयोग करना ही कार्यालय का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कार्यालय अभिविन्यास का उद्देश्य क्या होता है? चलिए आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 94 का। कार्यालय अभिविन्यास का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। दोस्तों, कार्यालय अभिविन्यास का उद्देश्य जो होता है वो होता है कार्यालय स्थान का अनुकूलतम प्रयोग। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 95? एक अच्छे कार्यालय अभिन्यास का परिणाम होता है, क्या परिणाम होता है, बताइए। एक अच्छे कार्यालय अभिन्यास का परिणाम होता है, क्या होता है? आंसर करिएगा सभी लोग। तो दोस्तों, इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रभावपूर्ण कार्य प्रवाह। ठीक है, क्या होगा? प्रभावपूर्ण कार्य प्रवाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आयकर अधिनियम के अंतर्गत कौन सी आय भारत में उपार्जित या उत्पन्न हुई मानी जाती है, बताइए। आंसर करिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 96 का। आयकर अधिनियम के अंतर्गत कौन सी आय भारत में उपार्जित या उत्पन्न हुई मानी जाती है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो दोस्तों, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भारत में व्यापारिक संबंध से उत्पन्न होने वाली आय, भारत में स्थित पूंजी संपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय, निर्यात के लिए भारत में वस्तुओं का क्रय किया जाना। मतलब इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा तीनों
तीनों हो जाएगा, मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कितने शीर्षक होते हैं? आंसर करिए सभी लोग। करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कितने शीर्षक होते हैं? बताइए, आंसर करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 97 का। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। करदाता की सकल कुल आय निकालने के लिए कुल 5 शीर्षक होते हैं। ठीक है, 5 कितने शीर्षक होते हैं? 5 शीर्षक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी जाने वाली आय किस श्रेणी के करदाता के लिए कर योग्य है? बताइए, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 98 का सभी लोग। क्या होगा 98 का आंसर? आंसर करिए सभी लोग। दोस्तों इसमें हो जाएगा सभी करदाताओं के लिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी करदाताओं के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 2(7) के अनुसार करदाता में किसको शामिल किया जाता है? बताइए, किसको शामिल किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 99 का सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, वह व्यक्ति जो चूक का करदाता माना जाए, वह व्यक्ति जिस पर कर निर्धारण वर्ष के लिए कार्यवाही आरंभ हो गई हो, वह व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कर देने के लिए उत्तरदायी हो। तो मतलब इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है। कृषि आय में शामिल है? बताइए, कृषि आय में शामिल है, क्या शामिल होता है कृषि आय में? आंसर करिए सभी लोग। ऐसी आय जो कृषि कार्यों से हो, ऐसी आय जो पुष्प उगाने से हो, कृषि भूमि पर कृषि कार्य का किराया। बताइए दोस्तों, इसमें हमारा होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।